नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज संडे है और सभी जो दोस्त हैं वो आज फ्री हैं क्योंकि आज जो है सभी जो संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उनकी छुट्टी रहती है। और दोस्तों इसीलिए आज हम लेकर आए हैं कृषि विज्ञान के 120 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो दोस्तों ये सभी जो प्रश्न है ये आपकी जो जितनी भी एग्रीकल्चर से कृषि से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपकी जेट हुई, आईसीएआर, सीयूईटी, कृषि पर्यवेक्षक, एओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सभी जो एग्जाम है उनकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों इन जो प्रश्न है इनका सॉल्व करने का आपको फायदा दोस्तों तब मिलेगा तब आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप सॉल्व करोगे और एक क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद करोगे, मतलब ध्यान में रखोगे। तब जाके दोस्तों आपके एक क्वेश्चन से आपके चार का जो प्रश्न है उनके आंसर आपको पता चल जाते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी प्रश्नों के बारे में हम जल्दी जल्दी अपन चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, सस्य विज्ञान के जनक है। दोस्तों ये ध्यान रखना, सस्य विज्ञान जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एग्रोनॉमी। तो दोस्तों एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान है उसके जो जनक है वो है दोस्तों पीटर डिक्रे सेंजी। तो दोस्तों एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान है उसके जनक है दोस्तों पीटर डिक्रे सेंजी। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बाकी ऑप्शनों की अगर अपन बात करें कि जो जेथ्रो टूल है, तो ध्यान रखना दोस्तों टीलेज या जो भू परिष्करण है उसके जो जनक है वो है दोस्तों कौन, जेथ्रो टूल। ऐसे ही अगर दोस्तों अपन बात करें डुकुचेव, तो जो मृदा विज्ञान है, मृदा विज्ञान या जो पेडोलॉजी है, इनके दोनों के जो जनक है दोस्तों वो है आपके डोकुचेव, बीबी डोकुचेव। ऐसे करके दोस्तों अगर जो लिविंग है इसको दोस्तों कृषि रसायन जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है या कृषि रसायन है उसके दोस्तों जनक कहा जाता है जेबी लिविंग को। लेकिन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सस्य विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो दोस्तों सस्य विज्ञान के जनक वो है दोस्तों पीटर डिक्रे सेंजी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, माना कि आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 जुलाई 1929। कब हुई थी दोस्तों, 16 जुलाई 1929। उसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको दोस्तों बोला जाता है IVRI। और दोस्तों हाँ, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI वो है दोस्तों आपका इज्जत नगर बरेली में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, इज्जत नगर बरेली में आपका स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन अलग ऑप्शनों की अगर बात करें, नई दिल्ली, तो आपको पता है दोस्तों जो IARI है उसका जो संस्थान है वो भी आपका कहां पर है, नई दिल्ली में है दोस्तों। अगर अपन करनाल की बात करें तो जो कृषि से संबंधित आपके दो संस्थान है, एक तो है दोस्तों आपका NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में दोस्तों एक सॉइल साइंस मृदा विज्ञान का एक जो संस्थान है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, वो दोस्तों कहां पर स्थित है, आपका करनाल में स्थित है। तो दोस्तों इसी तरह से जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है आपका दोस्तों इज्जत नगर बरेली में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की औसत सस्यन सघनता होती है, मतलब भारत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों इस ऑप्शन के आधार पर जो आपका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 136%। दोस्तों इसमें ऑप्शन के आधार पर आपको कई बार देखना पड़ता है कि 137 भी आ जाता है, 138 भी आ जाता है, लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसके आधार पर इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 136%। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि जो तिल है उसका कुल है, जो तिल है जो आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, आपकी तिलहनी जो फसल है, खरीफ की फसल है, और दोस्तों इसका जो कुल होता है, फैमिली होती है, वो होती है दोस्तों पेडालिएसी। कई एग्जामों में इसकी जो फैमिली है, इसका जो कुल है वो पूछा जाता है दोस्तों। ऐसी अगर अपन अलग ऑप्शनों की अगर बात करें कि जो फेबेसी जो कुल है वो आपका मटर की जो फसल है उसका जो कुल है वो है फेबेसी। ऐसी अगर अपन टीलिएसी की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों फालसा,
जो फ्रूट्स है उसकी जो कुल होता है वो होता है दोस्तों टीलियेसी। दोस्तों अगर पोएसी की बात करें तो जो अनाज वाली जो फसलें हैं उनका जो कुल होता है वो होता है दोस्तों पोएसी। उसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों निम्न में से नगदी फसल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नगदी फसल है इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कैश क्रॉप। कई बार दोस्तों हिंदी में इस तरह से आ जाता है कि कैश क्रॉप। तो दोस्तों कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जिसको अपन खेत में से ही क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और उससे अपन पैसा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी फसल है? तो दोस्तों कैश क्रॉप जो नगदी फसल है वो है दोस्तों गन्ना। अपन गन्ने को खेत में से भी ही तोड़ ताड़ के क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेच सकते हैं और अपन पैसे कमा सकते हैं सीधे। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से रबी की फसल है, नहीं है सॉरी। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो आपकी खरीफ की जो फसलें होती है, जो बरसात का जो सीजन आता है, बरसात जिसको चौमासा बोला जाता है, खरीफ की फसल उस समय पर बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर अपन रबी की अगर अपन बात करें तो रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो ऐसी कौन सी फसल है दोस्तों जो जून जुलाई में बोई जाती है, मतलब रबी की फसल नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना सोयाबीन की जो फसल है वो आपकी खरीफ की फसल है, न कि आपकी रबी की फसल है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है वो है आपका सोयाबीन। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना ग्वार को अंग्रेजी में क्लस्टर वीन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो क्लस्टर वीन जो होती है उससे गम प्राप्त किया जाता है और उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है दोस्तों साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। कई एग्जामों में इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका जो ग्वार का साइंटिफिक नाम होता है वो होता है दोस्तों साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन बात करें जो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि रिसिनस क्यूमिनस दोस्तों जो आपकी जो तिलहनी फसल है अरंडी, कौन सी दोस्तों, अरंडी, उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है दोस्तों रिसिनस क्यूमिनस। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ओजोन परत होती क्या है। तो दोस्तों ये ओजोन परत जो है आपकी जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग जो परतें पाई जाती है, उसकी एक परत में समताप मंडल जो होती है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। और जो दोस्तों ये जो ओजोन परत होती है जो हानिकारक किरणें जो सूर्य के द्वारा निकाली जाती है, जैसे अल्ट्रावायलेट जो है यूवी रेज जो होती है, उनसे जो पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनसे क्या करती है, उनसे रक्षा करती है और डायरेक्ट उन पर प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो वो दोस्तों पाई जाती है आपके समताप मंडल में। और समताप मंडल को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसे दोस्तों अगला जो आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो है दोस्तों अधिकतम तापमापी में क्या भरा होता है। दोस्तों जो एग्रोमेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट में है आपने अलग अलग तरह के यंत्र देखे होंगे, इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों वहां पर आपने नाम सुना होगा मिनिमम थर्मामीटर और मैक्सिमम थर्मामीटर। और दोस्तों यहां पर पूछा है मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, मतलब अधिकतम तापमापी में क्या भरा रहता है। तो ध्यान रखना दोस्तों पारा जो है जिसको अपन बोलते हैं मरकरी, जिसका प्रतीक होता है Hg, ये जो है आपकी अधिकतम तापमापी में भरा होता है। वही अगर अपन दोस्तों बात करें कि अल्कोहल जो है आपका मिनिमम तापमापी मतलब जो न्यूनतम तापमापी में आपका क्या भरा होता है दोस्तों, अल्कोहल भरा होता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपकी जितनी भी कृषि से संबंधित जो आपकी एग्जाम है, कंपटीशन की जो एग्जाम है उनमें कई बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके जो 12वीं बोर्ड की जो कृषि विज्ञान की जो एग्जाम होने वाली है 6 तारीख को, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इनमें से आपको हूबहू मिलेंगे। तो दोस्तों जो 11वां आपका जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों समान वायुमंडलीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो ऐसी रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दाब को मिलाती है उन रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उनको कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोबार। ऐसे ही दोस्तों अगले अगर बात करें अपन सी ऑप्शन की बात करें तो समान जो वर्षा के जो बिंदु है उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उन्हें बोला जाता है आइसोहाइट। ऐसी दोस्तों अगर अपन बात करें वायु प्रवाह
को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उनको बोला जाता है आइसोटेक। ऐसी दोस्तों अगर अपन बात करें जो जल स्तर है या जो पानी का स्तर है उनके जो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें बोला जाता है दोस्तों आइसोवात। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया है यहां पर कि समान वायुमंडलीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको कहा जाता है आइसोवार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत को छांटना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असंगत का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, असंगत का मतलब है कि उसके जो सामने दिया गया है कि उससे मिलता जुलता है या उससे संबंधित है या नहीं है। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है असंगत, मतलब उससे मिला जुला नहीं है, उसको ही आपको क्या चुनना है, सही आंसर में चुनना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक एक करके अपन नीचे से चलते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो है दोस्तों प्लेनोमीटर, जो कि आपके पत्तियों का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, उसका मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद में टेंसियोमीटर है, मृदा नमी या मृदा का जो तनाव होता है उसको मापने के लिए काम में लिया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि लाइसीमीटर, निच्छालन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, लीचिंग को मापने के लिए काम में लिया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन आपका जो ए ऑप्शन है वो है दोस्तों एनीमोमीटर, हवा की दिशा। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल ही आपका गलत है, लेकिन आपको असंगत कोई छांटना है, गलत कोई छांटना है, तो सही आंसर आपका क्या जाएगा दोस्तों, एनीमोमीटर। क्योंकि एनीमोमीटर जो होता है वायु की दिशा को नहीं मापकर वो वायु की गति को मापता है। किसको मापता है दोस्तों, वायु की गति को। जबकि अगर वायु की अगर दिशा की बात करें तो वहां पर विंड वैन जो यंत्र होता है, आपके एग्रोमेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर ये यंत्र लगे हुए हैं, तो विंड वैन जो है वायु की दिशा को, जबकि एनीमोमीटर वायु की गति को मापने के लिए काम में लिया जाने वाला यंत्र होता है। उसके बाद में दोस्तों 13वां क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बायो 902 किस की किस्म है, मतलब कौन सी फसल की बायो 902। सबसे पहले आपको मैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं कि बायो 902 जिसको पूसा जय किसान के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम आते ही तो सभी को इसका आंसर याद हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार आपको बायो 902 के रूप में भी पूछा जाता है, और जो कि सोमा क्लोनल जो वेरिएशन जो विधि है उसके द्वारा क्या की गई है, एक किस्म विकसित की गई है, और वो किस्म है दोस्तों किसकी, सरसों की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आधार बीज की थैली पर किस रंग का टैग होता है। जो आधार बीज होते हैं दोस्तों उनकी जो थैलियां होती है उन पर किस रंग का टैग लगा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बीजों के प्रकार की बात करूं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वीएफआरसी का मतलब है दोस्तों ब्रीडर सीड, इंग्लिश वाला मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, प्रजनक बीज। उसके बाद में दोस्तों एफ का मतलब फाउंडेशन सीड जिसको अपन बोलते हैं आधार बीज। उसके बाद में रजिस्टर्ड सीड जिसको अपन रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत बीज। उसके बाद में दोस्तों सर्टिफाइड सीड मतलब प्रमाणित बीज। तो दोस्तों एक एक करके अगर अपन बात करें कि जो प्रजनक जो बीज होता है उसके लिए कौन से रंग का टैग लगाया जाता है, तो सुनहरे पीले रंग का। कैसे रंग का दोस्तों, सुनहरे पीले कलर का, मतलब गोल्डन येलो कलर का टैग उन पर लगाया जाता है। जबकि अगर अपन बात करें दोस्तों आधार बीज के लिए, तो आधार बीज के लिए आपका सफेद रंग का व्हाइट कलर का टैग लगाया जाता है, और यही आपसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे दोस्तों अगर अपन बात करें रजिस्टर्ड सीड जो पंजीकृत बीज होता है उसके जो बीज होते हैं उन पर वहां पर बैंगनी कलर का पल्पर कलर का आपका रंग लगाया जो टैग लगाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों प्रमाणित बीज, ध्यान रखना दोस्तों जो प्रमाणित बीज होता है सर्टिफाइड सीड होता है उसके बीज की जो थैली होती है उस पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि किसानों को उगाने के लिए कृषि पर्यवेक्षक या फिर AA होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के बीजों को वितरित किया जाता है, कौन से बीजों को बांटा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्रमाणित जो बीज होते हैं सर्टिफाइड सीड होते हैं जिन पर नीले रंग का टैग लगा रहता है उन्हीं को बोने के लिए स्वयं के लिए वितरित किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती जो पढ़ते थे, जो एक कोर्स चलता था, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तिनका क्रांति। और ध्यान रखना दोस्तों ये कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है कि वन तिनका का मतलब स्ट्रा रिवोल्यूशन, वन स्ट्रा रिवोल्यूशन, एक तिनका जो क्रांति है उससे संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है, या एक तिनका क्रांति किसने दी थी। तो ध्यान रखना दोस्तों मोनोसोवा फुकुओका ने एक तिनका क्रांति मतलब वन स्टार रिवोल्यूशन दी थी। जबकि अगर अपन बात करें कि अल्बर्ट हॉवर्ड ने
अल्बर्ट जो हॉरात है वो है आपका जैविक खेती का, कार्बनिक खेती का इसको क्या माना जाता है दोस्तों, जनक माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है दोस्तों कि एक अच्छे डिस्क हल का टिल्थ कोण होता है कि एक जो मतलब डिस्क जो हल होता है उसमें दो तरह के कोण होते हैं, एक तो होता है टिल्थ कोण, एक तो होता है दोस्तों टिल्थ कोण, और एक होता है दोस्तों डिस्क कोण। तो दोस्तों जो टिल्थ कोण की अगर अपन बात करें तो वो तो होता है 15 से 25 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 15 से 25 डिग्री। वहीं पे अगर अपन बात करें कि डिस्क कोण, तो डिस्क कोण का मान होता है दोस्तों 40 से 45 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो फार्म पावर वाला जो आपका चैप्टर है या फिर भू परिष्करण वाला जो चैप्टर है, टीलेज वाला चैप्टर है जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट यंत्र पढ़ते हैं, तो वहां से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका निकलता है कि जो टिल्थ कोण है उसका मान होता है 15 से 25 और डिस्क कोण का मान होता है 40 से 45 डिग्री। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से के सीएम पादप है, मतलब इनमें से कौन सा पादप जो है कैम पादप है, और कैम पादप का जो कैम का पूरा नाम होता है क्रेंज एनाटोमी मेटाओवोलिज्म। तो दोस्तों जो सीएम पादप है उसका यहां पर उदाहरण है वो है दोस्तों अनानास, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है आपका कैम पादप है। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा पादप कैम पादप है, तो वो है दोस्तों अनानास। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो पादप हार्मोन है वहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है कि रिचमंड लैग इफेक्ट, रिचमंड लैब इफेक्ट या फिर प्रभाव संबंधित है। मतलब कौन सा जो पादप हार्मोन है वो रिचमंड लैग से इफेक्टेड मतलब इफेक्ट है या प्रभाव से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखना साइटोकाइनिन। कौन सा दोस्तों, साइटोकाइनिन, जिसको शॉर्ट में सीके के नाम से, किसके नाम से, सीके के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों साइटोकाइनिन जो है रिचमंड लैग इफेक्ट से संबंधित है, और ये जो है दोस्तों जीर्णता, मतलब जो बुढ़ापा होता है, ज्यादा आयु के पौधे होते हैं उनको उपचारित करने के लिए काम में लिया जाता है, उनकी जीर्णता कम हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन बात करें ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बढ़ाने के लिए। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन बात करें जिब्रेलिन, तो जितने भी बीज रहित आपके जो फल है उनको बनाने के लिए जिब्रेलिन से उपचारित किया जाता है। एथाइलिन फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि रिचमंड लैग इफेक्ट किससे संबंधित है, तो वो दोस्तों साइटोकाइनिन से आपका संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। दोस्तों इसको ज्यादातर जो विद्यार्थी है वो इसका आंसर गलत देते हैं, क्योंकि यहां पर के गेहूं में वो एक ही खरपतवार पढ़ते हैं कि भैया या तो बथुआ पढ़ते हैं या फिर गेहूंसा पढ़ते हैं, और गेहूंसा को गेहूं का मामा या गुल्ली डंडी के नाम से जाना जाता है, और इसका साइंटिफिक नाम होता है फेलेरिस माइनर। क्या होता है दोस्तों, फेलेरिस माइनर। लेकिन यहां पर दोस्तों पूछा गया है कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है, तो दोस्तों ध्यान रखना हिरणखोरी, जिसका साइंटिफिक नाम होता है कॉर्नवोल्वुलस आर्बेंसिस। तो ध्यान रखना दोस्तों गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है वो है कॉर्नवोल्वुलस आर्बेंसिस हिरणखोरी, जबकि इसका नकलची खरपतवार है, मिमिक्री वीड है, वो है दोस्तों कौन सा, गेहूंसा। उसके बाद में दोस्तों 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन है दोस्तों असंगत को आपको छांटना है, जो उससे मेल नहीं खाता है उसको आपको क्या करना है दोस्तों, छांटना है, वही आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि एक तरफ दे रखा है मित्र कीट, और दोस्तों एक तरफ दे रखा है खरपतवार का नाम, कि कौन से खरपतवार के लिए आपका कौन सा जो मित्र कीट होता है वो उसके नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि जो जाइगोग्रामा बाइकलराटा होती है, जो कीट होता है उसको गाजर घास पार्थेनियम जो हिस्ट्रोफोरस होता है उसके कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन आपको गलत को छांटना है। ऐसे ही दोस्तों अगला है टाइलोपस स्पीसीज या ओपनसिया नागफनी, बिल्कुल सही है। उसके बाद में दोस्तों क्रोसिडोसिमा स्पीसीज जलकुंभी। दोस्तों इसमें ध्यान रखना क्रोसिडोसिमा लेंटाना, जो आपको पता है लेंटाना एक प्रकार का आपका खरपतवार है जो सजावटी के रूप में लाया गया था भारत में, और उसके नियंत्रण के लिए क्रोसिडोसिमा लेंटाना जो कीट है उसको काम में लिया जाता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जलकुंभी, और आपको असंगत को छांटना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोसिडोसिमा स्पीसीज। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है बीटी कपास की बीज दर होती है, बीटी कॉटन, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसे जीन डाल दिए जाते हैं जिसे पशु खाने से या फिर कीट खाने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो बीटी कपास होती है उसकी बीज दर
बीटी कपास, जो बीटी कॉटन, उसकी बीज दर होती है दोस्तों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऐसी दोस्तों अगर बात करें संकर कपास की, तो दोस्तों संकर कपास की बीज दर ध्यान रखना दोस्तों कितनी रहती है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो वो है दोस्तों असंगत को छांटना। उसी तरह से आपको देखना है कि उससे संबंधित कौन सा नहीं है, उस फसल से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना निपिंग जो है चना में क्रिया की जाती है। आपको सही पता है कि जो चने के जो ऊपर का हिस्सा है उसको चोट दिया जाता है। आपको ध्यान रखना भेड़ के झुंड को, किसको दोस्तों, भेड़ का जो झुंड रहता है उसको भी कई बार चने की जो फसल रहती है उसमें सीधे ही भेड़ के झुंड को छोड़ दिया जाता है और उससे क्या की जाती है, निपिंग की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, निपिंग की जाती है। लेकिन अगर केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से अगर निपिंग करनी है चना में तो एक रसायन काम में लिया जाता है। उस रसायन का नाम होता है दोस्तों टीबा। क्या होता है दोस्तों, टीबा होता है। तो ध्यान रखना यहां पर केवल आपसे यह पूछा गया है कि वो क्रिया किस फसल से संबंधित नहीं है, तो निपिंग चना से संबंधित। उसके बाद में दोस्तों क्यूरिंग, बिल्कुल तंबाकू को जब अपन तैयार करते हैं, सुखाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्यूरिंग। उसके बाद में दोस्तों पैगिंग, जो सुई वाली अवस्था होती है मूंगफली में, अंदर नीचे मृदा में उसकी जो पैग जाते हैं, सुई जाती है, उसको पैगिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है रेटिंग, बिल्कुल गलत है और आपको गलत ही देखना है कि रेटिंग मक्का से संबंध बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखना रेटिंग जो है एक तरह की क्रिया होती है जिसमें जो रेसे वाली जो फसलें होती है जैसे आपकी जूट, उनमें डिकम्पोजिशन किया जाता है, एक तापमान पर उसका विच्छेदन किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है और उससे क्या निकाले जाते हैं, रेसे निकाले जाते हैं, तो उसे बोला जाता है रेटिंग। लेकिन यहां पर मक्का से बिल्कुल संबंधित नहीं है और आपको असंगत को ही छांटना है दोस्तों। इसमें आपका सही आंसर जाएगा डी। उसके बाद में दोस्तों 23वें नंबर का जो है आपका 23वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, लहसुन में तीखापन का कारण है। जो लहसुन होता है गार्लिक, उसमें तीखेपन का क्या कारण होता है, तो ध्यान रखना डाई एलाइड डाई सल्फाइड जो होता है लहसुन में तीखेपन का कारण होता है। लेकिन दोस्तों अगर और अदर ऑप्शन की अगर बात करें यहां पर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो ध्यान रखना प्याज में, ऑनियन जो होता है उसमें तीखेपन का कारण होता है दोस्तों एलाइल प्रोपाइडाई सल्फाइड। ऐसे ही दोस्तों अगले ऑप्शन की बात करें कि क्यूसर्टीन, तो दोस्तों ध्यान रखना जो प्याज होता है उसमें अगर प्याज का पीला रंग है, जो आप खाते हो पीले प्याज, सफेद प्याज जिनको बोलते हैं, उनमें पीला रंग अगर हो जाता है तो वहां पर क्यूसर्टीन के कारण होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन एंथोसाइनिन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें अपन चुकंदर की, तो चुकंदर का रंग दोस्तों आपको ऐसा लगता है लाल होता है, लेकिन दोस्तों उसका लाल रंग नहीं होकर उसका सही जो एक्चुअल रंग होता है वो होता है दोस्तों बैंगनी, और उसका कारण होता है दोस्तों क्या, एंथोसाइनिन। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका सही आंसर है लहसुन में तीखापन का कारण है तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों इंडियन गूजबेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है जब हम जेट की एग्जाम दिया करते थे उस समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और आज के टाइम पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इंडियन गूजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों आंवले को किस नाम से जाना जाता है, इंडियन गूजबेरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें एस्कॉर्बिक सर्वाधिक, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी, विटामिन सी, यहां पर विटामिन सी भी आ सकता था, तो विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होती है। तो ध्यान रखना ऑप्शन के आधार पर आपको चलना है और इस ऑप्शन में जो भी आपके फल दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होती है वो दोस्तों होती है आंवला में, अनोला में होती है, उसके बाद में दोस्तों अमरूद में होती है, उसके बाद में जो सिट्रस वर्गीय जो फल होते हैं उनमें होती है। लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज्यादा की अगर अपन बात करें तो वो दोस्तों होती है बारबेंडस चेरी में। किसमें होती है दोस्तों, बारबेंडस चेरी में होती है। उसके बाद में दोस्तों 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दोस्तों वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रंगीन फलों को परिरक्षण करने के लिए काम में लिए जाने वाला रसायन या परिरक्षक कौन सा है। ऐसा कौन सा परिरक्षक है या रसायन है जो रंगीन, जो कलरफुल जो फल होते हैं उनको परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों सोडियम बेंजोएट, जिसमें बेंजोइक अम्ल के कारण ही वहां पर उसका परिरक्षक गुण होता है और इसको कलरफुल जो रंगीन फल है उनको परीक्षण के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। अगर अलग ऑप्शन की बात करें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जिसको अपन केएमएस बोलते हैं, इसको रंगहीन, कौन से दोस्तों, रंगहीन फलों के परीक्षण के लिए आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट काम में लिया जाता है, क्योंकि SO2 गैस भी एक परीक्षक के रूप में काम में ली जाती है, जिसमें मांस, मछली, जो मीट वगैरह होती है उनके परीक्षण के लिए SO2 गैस काम में। ऐसे अगर अपन दोस्तों इथाइलिन की बात करती है जो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन काम में ली जाती है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है वो है दोस्तों सबसे उपयुक्त जैम, सबसे उपयुक्त जैम जिसको हिंदी में दोस्तों ध्यान रखना फल पाक, क्या बोला जाता है दोस्तों, फल पाक बोला जाता है। और ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे उपयुक्त फल पाक बनाया
जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे जो उपयुक्त फल पाक है वो बनाया जाता है किसका दोस्तों? सेब का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है दोस्तों? सेब का बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसी तरह के अच्छे क्वेश्चनों के लिए आप बने रहिए। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वो है कि तरबूज का फल का क्या प्रकार क्या होता है? कि जो तरबूज होता है, जिसको अपन इंग्लिश में वाटरमेलन बोलते हैं, जिसमें काफी अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, जिसको तरबूज वाटरमेलन बोलते हैं, उसके जो फल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मतलब किस प्रकार का फल पाया होता है प्रकार? तो ध्यान रखना दोस्तों, पेपो। कौन सा प्रकार होता है दोस्तों? पेपो जो है आपका वाटरमेलन तरबूज के जो फल होता है उसका प्रकार होता है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें सीजोपार्प, तो दोस्तों ध्यान रखना, गाजर, गाजर उसका जो फल होते हैं उसको दोस्तों सीजोकार्प नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों कैप्सूल की बात करें तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि जो भिंडी का जो फल होता है उसको कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन बात करें सोरोसिस, तो ध्यान रखना दोस्तों, अंजीर जो फल होता है उसका जो फल का प्रकार होता है वो दोस्तों होता है सोरोसिस। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है। ऐसा कौन सा फल है जो क्लाइमेट्रिक नहीं है? तो दोस्तों इससे क्वेश्चन को समझने से पहले दोस्तों एक आपको ये याद रखना है, आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है कि क्लाइमेट्रिक फल और नॉन क्लाइमेट्रिक जो फल है उनमें अंतर क्या है। तो दोस्तों सीधा सा अंतर है कि क्लाइमेट्रिक जो फल होते हैं उनको मतलब पौधों से तोड़ने के बाद में, वृक्षों से तोड़ने के बाद में उनको नीचे भी क्या कर सकते हैं अपन? पका सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों नॉन क्लाइमेट्रिक जो फल होते हैं वो पेड़ पे ही पक सकते हैं, उनको अपन तोड़ के वापस नहीं और पका सकते। तो दोस्तों इनमें से ध्यान रखना, पाइनएप्पल एक ऐसा फल है जिसको तोड़ने के उपरांत में नहीं पकाया जाता, बाकी सबको अपन तोड़ने के उपरांत क्या कर सकते हैं? अपन पका सकते हैं। तो बाकी सब क्लाइमेट्रिक है और पाइनएप्पल जो है आपका कौन सा है दोस्तों? नॉन क्लाइमेट्रिक आपका फल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो 30वें क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि आम की कौन सी किस्म में स्पॉन्जी ऊतक या फिर स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखना, आपने कई बार आम खाए होंगे और उस आम में अगर वहां पर आपके अल्फांजो किस्म के आपका आम खा रहे हो तो आप उसमें अंदर देखोगे, बाहर से बहुत बढ़िया एकदम से अच्छा दिखता है, लेकिन आप अंदर से उसको देखोगे, जब काट के देखोगे तो उसमें एक अलग ही तरह का दाग लगा होता है, वो आपका होता है स्पॉन्जी टिश्यू। तो ध्यान रखना दोस्तों, अल्फांजो जो किस्म है उसमें सबसे ज्यादा स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वो है दोस्तों कि पपीते की किस किस्म से सबसे अधिक पपेन प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि पपेन होता क्या है। दोस्तों पपेन एक प्रकार का दूध है, एक प्रकार का क्षार है, एक प्रकार का लेटेक्स है, जिसको अनराइप मतलब जो पके हुए फल नहीं है पपीता के, मतलब कच्चे फल है, उनसे चीरा देके उनसे प्राप्त किया जाता है और उसका काफी जो मेडिसिनल यूज है उनमें काम में लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का जो पपेन है वो प्राप्त किया जाता है दोस्तों पूसा मैजेस्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है दोस्तों पूसा मैजेस्टी। उसके बाद में दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पपीते की हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब अधिक उच्च सघनता के लिए प्लांटिंग रोपण के लिए कौन सी किस्म काम में ली जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना पूसा नन्ना, बहुत छोटे छोटे इसके पौधे पाए जाते हैं, उसका जो फल भी मतलब जो पौधा भी होता है वो काफी छोटा होता है, लेकिन पपीते वो है वो काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो दोस्तों पूसा नन्ना जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सघन बागवानी के लिए इसको काम में लिया जाता है। लेकिन यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाता है? पूसा मैजेस्टी, जिससे पपान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 32वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है दोस्तों केले के प्रवर्धन में स्वाद शक्कर का वजन रखा जाता है। जो केला जो होता है उसका सबसे पहले तो यहां पर ध्यान रखना उसका प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? स्वाद शक्कर। तो दोस्तों ध्यान रखना स्वाद शक्कर को तलवार क्या बोला जाता है दोस्तों? स्वाद का मतलब होता है तलवार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस फूल को तलवार लिली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना ग्लेडुलस को। किसको दोस्तों? ग्लेडुलस को। लेकिन अपन उसकी बात नहीं करेंगे, अपन यहां पर केवल बात करेंगे कि केले के प्रवर्धन के लिए स्वाद शक्कर का वजन कितना रखा जाता है? वो दोस्तों रखा जाता है 750 ग्राम। कितना रखा जाता है दोस्तों? 750 ग्राम। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए आप लगातार बने रहिए और हमारे YouTube चैनल भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज गंगापुर सिटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों बकरे के मांस को क्या कहा जाता है?
दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में शंका रहती है और काफी कुछ स्टूडेंट इस तरह के सीधे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, एक तो हार्ड आता है और एक आपका सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आपने हार्ड क्वेश्चन गलत कर दिया या फिर आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक सिंपल क्वेश्चन का, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, अगर उसको आप गलत करते हो तो दोस्तों आप कम से कम 80 से 90% जो कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थी है उनसे आप ऑटोमेटिक क्या चले जाते हो, पीछे चले जाते हो। क्योंकि दोस्तों सीधा क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने क्या किया है, गलत सही किया है, जबकि आपने क्या किया है दोस्तों, उसको गलत किया है, तो सभी से आप पीछे गए। लेकिन अगर एक हार्ड क्वेश्चन है उसको आपने गलत कर दिया या अटेम्प्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर विद्यार्थियों ने वो अटेम्प्ट नहीं किया या गलत किया है, तो दोस्तों आपको सीधे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जल्दीबाजी में एक का भी आपको आंसर नहीं देना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि बकरे के मांस को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन होने वाले ही आपके ऑप्शन है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि बफन, जो भैंस का जो मांस होता है उसे बोला जाता है दोस्तों क्या, वो वफन बोला जाता है। और आज न्यूज में हमेशा ही आप जब न्यूज खोल के देखोगे कि बीफ बीफ, तो बीफ का मतलब होता है दोस्तों गाय का मांस। क्या होता है दोस्तों, गाय का जो मांस होता है उसे बोला जाता है बीफ। आपको पता है कि भारत में बीफ का मतलब बेचना, सेलिंग करना या फिर उसको उत्पादन करना क्या है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो यहां पर जो बीफ जो है आपका किसका मांस होता है, गाय का। ऐसी दोस्तों अगर बात करें चेवन, तो जो बकरे का मांस होता है उसे दोस्तों चेवन के नाम से ही जाना जाता है। और जो भेड़ का जो मांस होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, मटन के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों कि बकरे के मांस को क्या कहा जाता है, तो बकरे के मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है। कृषि पर्यवेक्षक में यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गाय की कौन सी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। मतलब ऐसी कौन सी नस्ल है गाय की जिसको कामधेनु के नाम से जाना जाता है राजस्थान की। तो ध्यान रखना दोस्तों, गाय की जो राठी नस्ल है उसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ऐसी दोस्तों अगर अपन बात करें साहिवाल की, इसकी जो चमड़ी होती है, इसकी जो खाल होती है वो बहुत ही ढीली ढाली सी होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लोला। क्या रखा गया है दोस्तों, लोला। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें नागौरी, जो एक आपकी बहुत ही सुंदर गाय की नस्ल है और जो एक आपकी राजस्थानी जो नस्ल है, लोकल आपकी जो नस्ल है, और ये बोझड़ होने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें अंगोरा कौन सी पशु की नस्ल है, दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगोरा कौन से पशु की नस्ल है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना नस्ल पूछी गई है, तो ध्यान रखना दोस्तों बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी, अंगोरा है, बकरी की नस्ल है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो खरगोश है उससे अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वो है दोस्तों कि किस रोग को लंगड़िया या चुरचुरिया रोग भी कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है कि लंगड़िया व चुरचुरिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब पशु में ये रोग हो जाता है तो पशु जो है लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लग जाता है, और जब वो चलता है तो उसके जो पैर होते हैं उनमें चुर चुर करके क्या आती है, आवाज आती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो रोग है वो है दोस्तों ब्लैक क्वार्टर। जो ब्लैक क्वार्टर रोग होता है उसे लंगड़िया या चुरचुरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 36वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक पूर्ण दूध होता है उसमें SNF कितना होता है, सॉलिड नॉट फैटेड, सॉलिड बट नॉट फैट। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक पूर्ण दूध में 8.5% क्या पाई जाती है, SNF पाई जाती है। दोस्तों 38वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और दोस्तों वो है आपका सबसे अच्छी है किस फसल की बनाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बरसीम जो होती है, बरसीम की जो फसल होती है उससे सबसे अच्छी किस्म की, उत्तम किस्म की क्या बनाई जाती है, हे बनाई जाती है। जबकि साइलेज की अगर अपन बात करें तो मक्का जो है साइलेज के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, वो है दोस्तों बछड़े को मां से अलग कर पालने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये क्रिया ऐसी है दोस्तों कि पाला जाता है, अलग करके पाला जाता है, तो उस क्रिया को दोस्तों कहा जाता है क्या, विनिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों, विनिंग कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों अलग ऑप्शन की बात करेंगे सकलिंग, अगर मां के साथ में रखकर उसको पाला जाता है तो उसको सकलिंग बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों अलग जो क्रिया है वो है दोस्तों डॉकिंग।
क्या है दोस्तों? डॉकिंग। जैसे अपन क्या करते हैं कि किसी भी पशु की उसको अपन पूंछ को काट देते हैं तो वो क्रिया कहलाती है दोस्तों क्या? डॉकिंग कहलाती है। ऐसे दोस्तों अगर आप बात करेंगे टैटूइंग, किसी भी जो पशु है उसको चिन्हित करने के लिए उस पर टैटू बना दिए जाते, टैटू लगा दिए जाते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है दोस्तों क्या? टैटूइंग कहलाती है। उसके बाद में 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और वो क्वेश्चन है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है कि जो दूध होता है उसमें कौन सा तत्व की कमी पाई जाती है, नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कैल्शियम भरपूर मात्रा में, फास्फोरस भी अच्छा पाया जाता है, जल भी पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना दूध में लोहा, आयरन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है या कम पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 41वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है दोस्तों बाहर से आयातित पादप उत्पादों को रोग, कीट एवं खरपतवार रोगों से, कीटों से व खरपतवारों से मुक्त होना सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, संगरोध, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन। बहुत सारे जो रोग होते हैं उन पे भारत में उस पे क्वारंटाइन लगा हुआ है, मतलब बाहर से वो आयातित नहीं किए जाते हैं। कई राज्यों में भी लगा हुआ है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है संगरोध कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों 41 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन 42वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी से फटाक से चलते हैं दोस्तों। तो ये जो आपका 42वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स क्रॉप। क्या है दोस्तों? पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्स क्रॉप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जो दलहनी फसल है उसका अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसका है कानपुर उत्तर प्रदेश। कहां पर है दोस्तों? कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में दोस्तों ये कटक उड़ीसा, यहां पर ध्यान रखना, आपको याद आ रहा होगा कि जो चावल है उसका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है दोस्तों कटक उड़ीसा में। ऐसी दोस्तों अपन बात करें जोधपुर है, जोधपुरा नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखना काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जो है वो है आपका दोस्तों कहां पर? जोधपुर में है। ऐसी दोस्तों अपन राजामंद्री आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो तंबाकू का जो अनुसंधान संस्थान है वो है दोस्तों राजामंद्री आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करने हैं तो असंगत को छांटना है, मतलब वही आपको गलत को छांटना है, सही को नहीं छांटना है। शुद्ध वंशक्रम जॉनसन ने, उत्परिवर्तन हुगो डिवरेज ने, पुंज विधि नीलसन अहेले ने दी थी, बिल्कुल सही है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिएक्शन मतलब पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है पॉल वर्ग ने, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना दोस्तों। कार्ल मूलिस नामक वैज्ञानिक ने पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया दी थी, बाकी सब सही है दोस्तों। और यह आपका जो असंगत है वो है आपका डी ऑप्शन है, पीसीआर। उसके बाद में दोस्तों 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो 44वां आपका क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि किसी पादप कोशिका के संवर्ध से नया पादप बनने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब हम जैव प्रौद्योगिकी जब हम पढ़ते थे बीएससी में तो ये क्वेश्चन, इसकी जो डेफिनेशन है एज इट इज इसी तरह से हमारे वहां पर आती थी, और कई बार जो कंपटीशन एग्जामों में हमको आपको देखना को मिला था। तो दोस्तों ध्यान रखना, पूर्ण सशक्ता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टोटी पोटेंसी, टोटी पोटेंसी। तो ध्यान रखना कि जो पूर्ण सशक्ता है, टोटी पोटेंसी है, वो क्या होती है कि किसी पादप के संवर्धन में नए पादप बनने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे वो बोलते हैं टोटी पोटेंसी या पूर्ण सशक्ता। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि तितली बटरफ्लाई होती है किस वर्ग का, किस क्लास का कीट है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जितनी भी तितलियां हैं वो आपकी आती है लेपिडोप्टेरा वर्ग में। किसमें आती है दोस्तों? लेपिडोप्टेरा वर्ग में आती है। ऐसी दोस्तों अगर अपन बात करें ओडोनाटा ड्रैगन जो फ्लाई की अगर अपन बात करें तो वो आती है दोस्तों ओडोनाटा में आती है। जैसे अपन बात करें दोस्तों मक्खी की अगर अपन बात करें तो डिप्टेरा में आती है दोस्तों। हेमिप्टेरा की बात करें तो वो आपका जितने भी बग्स होती हैं वो आपकी आती है हेमिप्टेरा में। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा गया है कि जो प्रवासिनी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? माइग्रेटरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों माइग्रेटरी लोगोस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइग्रेटरी लोकोस्ट टिड्डी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों लोकोस्टा माइग्रेटोरिया। क्या है दोस्तों? लोकोस्टा माइग्रेटोरिया।
टोरिया। उसके बाद में दोस्तों अगले जो इसका ऑप्शन है इसमें की बात करें तो रेगिस्तानी जो टिड्डी होती है, जो आपको पता है कि राजस्थान में और आसपास के जो राज्य है पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी रेगिस्तानी टिड्डियों ने अपनी फसल पर क्या किया था, आक्रमण किया था, तो वो थी दोस्तों सिस्टोसर्का ग्रेगरिया रेगिस्तानी टिड्डी। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें कि पतंगा सक्सीनाटा जो बंबईया जो टिड्डी होती है वो दोस्तों है आपकी पतंगा सक्सीनाटा। उसके बाद में दोस्तों एमसेक्टा मुरी जो रेड हेरी कैटरपिलर जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कातरा, जो आपकी खरीफ की जो ज्यादातर फसल होती है उनमें कातरा कीट लगता है, उसका नाम होता है एमसेक्टा मोरी। आपसे प्रवासी टिड्डी का पूछा है माइग्रेटरी, उसका नाम होता है दोस्तों लाकस्टा माइग्रेटोरिया। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो वो है दोस्तों सफेद लटकी एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अभी कल परसों एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 12वीं बोर्ड का पेपर भी होता, उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था दोस्तों। रिक्त स्थान में पूछा गया था कि सफेद लट जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट ग्रब, क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हाइट ग्रब, इसकी एक वर्ष में कितनी पीढ़ी, तो ध्यान रखना दोस्तों एक वर्ष में सफेद लट केवल और केवल एक पीढ़ी क्या करती है, निकालती। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वो है दोस्तों किस कीट के प्रकोप से पौधों की प्रारंभिक अवस्था में मध्य कलिका सूख कर मृत गोम में परिवर्तित हो जाती है, जिसको दोस्तों बोला जाता है डेड हर्ट। डेड हर्ट का नाम सुनते ही दोस्तों आपको याद आना जाना चाहिए तला छेदक। क्या दोस्तों, तना छेदक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सूट बोरर। मतलब जो इस तरह का कीड़ा है, एक छेदक है कि वो अंदर से प्रवेश करके तने में चला जाता है और वहां से उसको तोड़ देता है, तो इस तरह के डेड हर्ट सिम्टम्स वहां पर आपको दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें जो है आपका 49वां क्वेश्चन है, और वो है दोस्तों कि सूत्रकृमियों को मारने के लिए पीड़कनाशी काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, नाम से क्लियर हो रहा है कि सूत्रकृमियों को इंग्लिश में बोला जाता है नेमेटोड, और नेमेटोड को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं जो पेस्टिसाइड होते हैं वो होते हैं दोस्तों नेमेटिसाइड। ऐसे ही दोस्तों कवकों को फंगीसाइड, हर्बिसाइड खरपतवारों को, इंसेक्ट मतलब कीटों को इंसेक्टिसाइड लिया जाता है काम में। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइरेथ्रम वानस्पतिक कीटनाशी किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वानस बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाइरेथ्रम जो वानस्पतिक कीटनाशी है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों क्राइसैंथेमम, किससे दोस्तों, क्राइसैंथेमम, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुलदाउदी। क्या बोला जाता है दोस्तों, गुलदाउदी बोला जाता है, जो कि पाइरेथ्रम वानस्पतिक कीटनाशी उससे प्राप्त किया जाता है, तो वो है दोस्तों क्राइसैंथेमम। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि जो अजेडिरेक्टिन वो किससे प्राप्त किया जाता है, जिसको मार्गोसा भी एक उत्पाद होता है, नीम से प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों तंबाकू से तो आपको पता है कि निकोटीन जो रसायन है एल्केलॉइड से वो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 51वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है दोस्तों आपका निम्न में से कार्बामेट, ये आपका जो इंसेक्टिसाइड का जो वर्गीकरण है उनमें से पूछा गया है कि कार्बामेट प्रकार का कीटनाशी कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो कार्बोरिल है वो आपका कैसा है, कार्बामेट प्रकार का कीटनाशी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 51 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अपन 52वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं दोस्तों। वो है दोस्तों कि समाकलित नाशक कीट नियंत्रण शब्द किसने दिया। समाकलित नाशक कीट नियंत्रण शब्द किसने दिया। दोस्तों ध्यान रखना बार्टलेट ने, किसने दिया था दोस्तों, बार्टलेट ने समाकलित नाशक कीट नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। उसके बाद में दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुरक्षित अनाज के भंडारण हेतु नमी की मात्रा होनी चाहिए। दोस्तों आपने फसल की कटाई कर ली, और फसल की कटाई करने के बाद में उसकी जब ग्रेडिंग कर ली, और ग्रेडिंग करने के बाद में जब उसको स्टोरेज भंडारण करना है, तो ऐसा नहीं कि उसमें जितनी नमी है उतनी नमी के साथ में भी उसको क्या कर देंगे, भंडारण कर देंगे, नहीं, आपकी फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखना सुरक्षित अनाज के भंडारण हेतु नमी उसमें ध्यान रखना 8 से 10% रखी जाती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में, परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होने वाली अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको याद होना अति अनिवार्य है कि परपोषी की कोशिका की किसमें वृद्धि है दोस्तों, संख्या में वृद्धि। एक तो दोस्तों होती है संख्या में वृद्धि दोस्तों, तो संख्या में वृद्धि जिसको बोला जाता है दोस्तों हाइपर प्लासिया।
क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइपरप्लासिया। और हाइपरप्लासिया को हिंदी में बोलते हैं अति वर्धन। तो दोस्तों अगर संख्या में वृद्धि होती है तो उसे हाइपरप्लासिया और हिंदी में उसको बोलते हैं अति वर्धन। तो आपका सही आंसर है अति वर्धन। लेकिन अगर अपन अति वृद्धि की बात करते हैं तो हाइपर ट्रॉफी। क्या दोस्तों? हाइपरट्रॉफी, अति वर्धन। अगर उसके संख्या में नहीं होकर उसके आकार में वृद्धि होती है तो दोस्तों उसे बोला जाता है अति वृद्धि, और वो आएगा दोस्तों हाइपरट्रॉफी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कवक शरीर के बहुत सारे कवक तंतु एकत्रित होकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मतलब जो कवक का शरीर होता है उसमें बहुत सारे तंतु पाए जाते हैं, और वो तंतु, सभी तंतु एक साथ में मिलाकर क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, माइसीलियम। क्या बोला जाता है दोस्तों? माइसीलियम। उसके बाद में दोस्तों कवक तंतु, एक तंतु होता है तो उसे कवक तंतु बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि मृतजीवी कवक है, मृतजीवी कवक कौन सा है? सेप्रोफाइटिक। तो ध्यान रखना दोस्तों, मृतजीवी जो कवक है वो है दोस्तों म्यूकर। कौन सा है दोस्तों? म्यूकर जो है आपका मृतजीवी कवक है, जो मरे हुए जो पादप होते हैं या फिर पशु होते हैं और उन पर क्या करता है? ये भोजन प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, म्यूकर। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ध्यान रखना दोस्तों, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, साथ ही साथ में म्यूरिन, मतलब ए और बी दोनों आंसर सही है दोस्तों, कि पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन दोनों के द्वारा उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। जबकि काइनेटिन की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, कवक फंजाई जो होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइनेटिन की बनी होती है। उसके बाद में दोस्तों अगर 58वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि माइकोप्लाज्मा जो है उसकी खोज किसने करी थी? माइकोप्लाज्मा को फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। सेल वाल रहित आपका सूक्ष्म जीव है। तो दोस्तों ध्यान रखना, डोई नामक वैज्ञानिक ने माइकोप्लाज्मा की खोज करी थी। अगर दोस्तों अगर आप बात करें वायरॉइड्स की, किसकी दोस्तों? वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स की खोज करी थी दोस्तों टियोडाइनर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ऐसी दोस्तों अगर अपन बात करें टीजे बुरल, कौन दोस्तों? टीजे ब्यूरल। ध्यान रखना दोस्तों, टीजे बुरल ने तंबाकू मोजेक जो वायरस है उसकी खोज करी थी। ऐसे ही दोस्तों अगर अपन फंक की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन शब्द जो नाम दिया था वो दिया था दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में दोस्तों अगर 59वें क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलते हैं तो वो है दोस्तों तंबाकू मोजेक वायरस, टीएमबी का क्रिस्टलीकरण, उसको टुकड़ों में किसने विभाजित किया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, टीएमबी का जो क्रिस्टलीकरण किया था, तंबाकू मोजेक वायरस का जो क्रिस्टलीकरण किया था, टुकड़े में जो विभाजित किया था, वो किया था दोस्तों स्टेनेले नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि आलू का तुर्क कंदू, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रो। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार इस तरह से भी आ जाता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीवी। तो ध्यान रखना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो रोग है तो ध्यान रखना वो होता है दोस्तों वायरॉइड्स के कारण। किसके द्वारा होता है दोस्तों? वायरॉइड्स के कारण होता है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है दोस्तों 68वां क्वेश्चन है कि बाजरे में किस रोग में मधु बिंदु अवस्था, कौन सी दोस्तों? मधु बिंदु, जिसको हनी ड्यू, क्या दोस्तों? हनी ड्यू अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, बाजरे का ऐसा कौन सा रोग है जिसमें हनी ड्यू मतलब मधु बिंदु, मधु बिंदु का मतलब है कि जो शहद की तरह की वो आ जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अर्गट जिसको चेपा रोग बोलते हैं उसमें मधु बिंदु अवस्था आती है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं 62 की, तो वह है दोस्तों मूंगफली के पछेती पत्ती धब्बा रोग के रोग जनक का नाम क्या है? ध्यान रखना दोस्तों, मूंगफली में एक भयंकर रोग होता है और उस रोग का मुख्य नाम होता है दोस्तों टिक्का। क्या होता है दोस्तों? टिक्का। अब ये जो टिक्का होता है इसके जो लक्षण होते हैं वो दोस्तों वो दो भागों में विभाजित होते हैं। एक तो होता है दोस्तों अगेती पत्ती धब्बा रोग, एक होता है दोस्तों पचेती पत्ती धब्बा रोग। तो दोस्तों इससे नाम से क्लियर हो रहा है कि जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है वो तो होता है दोस्तों सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, और जो पचेती धब्बा रोग है वो होता है दोस्तों सर्कोस्पोरा परसोनाटा। तो दोस्तों इसमें आपसे पचेती अभी आगे धब्बा रोग के बारे में पूछा है, तो वो दोस्तों इसका सही आंसर है सर्कोस्पोरा परसोनेटम। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ 63 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों, और 63वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संकेंद्रीय रेखाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।
और पट्ट प्रभाव, बॉर्डर प्रभाव जो है किस रोग में के प्रमुख लक्षण है? ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब हम बीएससी करते थे उस समय पे भी यह क्वेश्चन हमसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता था। दोस्तों ध्यान रखना, टमाटर का अल्टरनेट जो झुलसा रोग है, अल्टरनेट ब्लाइट जो रोग है, वो ध्यान रखना दोस्तों, वो होता है अर्ली जो ब्लाइट रोग है वो दोस्तों होता है उसमें सकेंद्रीय रेखा एवं लक्ष्य पट्ट प्रभाव नामक जो सिम्टम्स आपके दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें कि गेहूं का अनावृत कंडवा, दोस्तों ध्यान रखना, लूज स्मट, लूज स्मट जो रोग होता है गेहूं में, उसका प्रकार कौन सा है? तो जो रोगों के अपन प्रकार की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, अंत बीजोड़, बहा बीजोड़, बातोड़ या फिर मृदोड़। ये कि भाई इसके जो इनोकुलम है वो कहां पर पाए जाते हैं और किस तरह से फैलता है? तो ध्यान रखना, जो अनावृत कंडवा रोग है जो दोस्तों अंत बीजोड़ है, मतलब बीज में ही जो है इसका इनोकुलम पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है दोस्तों बैंगन के लघु पर्ण रोग का कब वाहक कीट कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बैंगन का लिटिल लीफ कौन सा दोस्तों? लिटिल लीफ, जो कि माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों उसका जो वाहक कीट है, मतलब रोग को एक पौधे से दूसरे रोगों में फैलाने का काम करता है, और वो है दोस्तों हेसिमोनास ओफाइस्टिस, जिसको हॉपर, क्या है दोस्तों? ये हॉपर है, जो कि हिस्सीमोनास फाइस्टिस का जो बोटिन जूलॉजिकल नाम होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हिस्सीमोनास फाइस्टिस जो है आपके बैंगन के लघुपर्ण रोग का क्या करता है? वाहक कीट होता है। अगर दोस्तों अगर इनकी बात करें, बेमेसिया टपकाई जो आपकी सफेद मक्खी होती है वो होती है। उसके बाद में मूसा डोमेस्टिका आपकी जो घरेलू मक्खी होती है उसका जो है नाम है दोस्तों, और थ्रिप्स टेबेकाई, आपको नाम से क्लियर हो गया, जो थ्रिप्स होती है उसका जो नाम होता है वो होता है दोस्तों थ्रिप्स टेबेकाई। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन है कि बेर में छाछा रोग, ध्यान रखना दोस्तों, छाछा रोग को इंग्लिश में बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? वो पाउडरी मिल्ड्यू। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर मेंजीफेरी की अगर बात करें तो मेंजीफेरा इंडिका किसका नाम होता है? आम का। और ओडियम स्पीसीज वही है, मतलब जो मेन जो कारक है वो तो वही है, लेकिन यहां पर मेंजीफेरी है। तो आम में छाछा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू करेगा वो कौन करता है? ओडियम मेंजीफेरी। लेकिन आपसे पूछा गया दोस्तों कि बेर का छाछा रोग का रोगजनक कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ओडियम इरिसिफॉइडिस जो है आपका बेर का छाछा रोग होता है, रोगजनक होता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा सूत्रकृमि है। दोस्तों अभी जो है आपकी जो 12वीं बोर्ड की भी जो एग्जाम हुई थी उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा जो सूत्रकृमि होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे छोटा सूत्रकृमि होता है उसकी जो लंबाई होती है 0.2 mm होती है, और वो सूत्रकृमि होता है दोस्तों पैराटाइलिंकस। अगर सबसे ज्यादा बड़े सूक्ष्मदर्शी की बात, सूक्ष्म कृमि की बात करें तो वो होता है पैरालॉन्जिडोरस, और उसकी लंबाई होती है दोस्तों 11 mm। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सूत्रकृमि जो चैप्टर है उसको पढ़ना क्यों अनिवार्य है दोस्तों? आजकल जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, मतलब जो ग्रीन हाउस, जो पॉली हाउस है उन वो ज्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कम जो है एरिया में, कम क्षेत्रफल में, और जो कीट वगैरह से बचाने के लिए और एक कंट्रोल वातावरण में फसल, मतलब जो सब्जियां होती है उनको उगाने के लिए आपके काम में लिए जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो उनमें सूत्रकृमि की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, पैराटाइलिंग का सबसे छोटा सूत्रकृमि है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें कि सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, रूट नॉट, कौन सा दोस्तों? रूट नॉट जो निमेटोड है वो कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मेलिडोगाइनी। कौन सा दोस्तों? मेलिडोगाइनी जो है आपका रूट नॉट, जो ग्रंथियां होती है, मतलब जो ग्रंथि रोग होता है, जड़ ग्रंथि रोग, उसके लिए जिम्मेदार होता है। जबकि अगर अपन सिस्ट नेमेटोड की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, सिस्ट नेमेटोड आपका हेटेरोडेरा एविनी है दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूत्रकृमि विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों ध्यान रखना कि सूत्रकृमि जो विज्ञान है उसके जनक है वो है दोस्तों वाइस्टेन। कौन है दोस्तों? वाइस्टेन को सूत्रकृमि विज्ञान का क्या माना जाता है दोस्तों? जनक माना जाता है। अगर दोस्तों अगर अपन दूसरे वैज्ञानिकों की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों N.A. कॉब, अमेरिकन जो सूत्रकृमि विज्ञान है अमेरिकन, उसके जो जनक है वो है दोस्तों N.A. कॉब। लेकिन अगर भारत की सूत्रकृमि विज्ञान के अगर जनक हो तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, और वो होता दोस्तों A.M. अलाम।
दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है दोस्तों केंचुए का जो शरीर होता है कितने खंडों में विभाजित रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखना केंचुए का जो पूरा जो शरीर होता है, वो बॉडी होती है, वो ध्यान रखना 100 से 120 खंडों में क्या होती है, विभाजित रहती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं कि टिड्डे की टांगे कितने भागों में बटी रहती है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ना। आपको यहां पर यह नहीं पूछा है कि टिड्डे के शरीर में कितने जोड़ी टांगे होती है या कुल कितनी टांगे होती है। दोस्तों इसने ये पूछा है कि प्रत्येक जो टांग रहती है वो कितने भागों में बटी रहती है। तो ध्यान रखना दोस्तों 5 भागों में बटी रहती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 72वें क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं और दोस्तों 72वां क्वेश्चन है कि टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों टिड्डे में काटने व चबाने वाले बीटिंग एवं च्यूइंग टाइप, मतलब चबाने वाले और काटने वाले जो है आपके जो मुखांग पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें 73 क्वेश्चन की, वो है दोस्तों छोटी मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना जो छोटी मधुमक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों एपिस फ्लोरा। क्या होता है दोस्तों, एपिस फ्लोरा होता है दोस्तों। जबकि अगर अपन बात करें दोस्तों एपिस इंडिका जो होती है आपकी वो भारतीय मधुमक्खी होती है दोस्तों, नाम से क्लियर हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन भंवर मधुमक्खी की बात करें जो मुख्य रूप से कृत्रिम शहद उत्पादन के लिए, कृत्रिम पालन के लिए काम में ले जाती है, वो होती है दोस्तों एपिस डोरसेटा। लेकिन आपसे यहां से पूछा है कि छोटी मधुमक्खी, तो वो है दोस्तों एपिस फ्लोरा। दोस्तों 73 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब अपन चलते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी से अपन चलते हैं दोस्तों, बने रहिए। उसके बाद में दोस्तों आपका जो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है लीवर फ्लूक रोग ज्यादातर कौन से पशु में पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों एक प्रकार का परजीवी है और जो कि आपकी ध्यान रखना दोस्तों भेड़ में, किसमें दोस्तों, भेड़ में पाया जाता है लीवर फ्लूक। लीवर में उसकी जो लीवर होती है उसमें ये लीवर फ्लूक नामक जो परजीवी पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों वही आपसे पूछा गया है असंगत को छांटना है दोस्तों, मतलब गलत को छांटना है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये आपकी जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो अलाइड एक्टिविटीज है उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि जो असंगत को छांटना है कि मछली पालन क्या पीसीकल्चर से संबंधित है, बिल्कुल सही है भैया। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। केंचुआ वर्मी कल्चर होता है, बिल्कुल दोस्तों सही है। रेशम कीट पालन लेक कल्चर, भैया लेक कल्चर तो होता है लाख की खेती को, जबकि रेशम कीट की जो खेती होती है उसको मौरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो असंगत है वो है आपका रेशम कीट, यहां पर होना चाहिए था मौरी कल्चर। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं और वो है दोस्तों उपलब्ध जल पाया जाता है, जो अवेलेबल वाटर होता है दोस्तों। अपन जल का जो सिंचाई जल पढ़ते हैं उसके अपन वर्गीकरण में पढ़ते हैं। तो दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उपलब्ध जल जो अवेलेबल वाटर होता है जो पौधों को उपलब्ध होता है वो जल कहां पर पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना क्षेत्र क्षमता और मिलानी बिंदु के जो बीच में जो जल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, वो दोस्तों अवेलेबल वाटर, मतलब उपलब्ध जल बोला जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 76 आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 77 के क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों, बने रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च। रेपसीड या मस्टर्ड जो रिसर्च है, जो आपका सरसों का जो अनुसंधान संस्थान है, ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, भरतपुर में। कहां पर है दोस्तों, भरतपुर में। अगर जगह पूछी जाए तो वो है दोस्तों सेवर में। कहां पर दोस्तों, सेवर भरतपुर में, जहां से अच्छी अच्छी सरसों की किस्में क्या कर ली गई है, निकाली गई है, वो है दोस्तों आपका वो भरतपुर में। अगर जयपुर में पूछा जाए तो जयपुर में दोस्तों ध्यान रखना नियाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो है आपका वो है दोस्तों जयपुर में। अगर अपन भोपाल की बात करें तो मृदा विज्ञान का जो संस्थान है भारत का वो है दोस्तों कहां पर, भोपाल में। उसके बाद में दोस्तों 78 क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें एकन दिवस आपसे पूछा जाता है दोस्तों। यहां पर पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। जबकि ओजोन दिवस की अगर बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICAR डे मनाया जाता है।
तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें और वीडियो को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से देखें। आपके एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चनों के आंसर आपको याद होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल जो मोदी गवर्नमेंट है, अपनी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फसल बीमा पर, जो किसानों की जो फसल होती है उसकी बीमा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपने गांव में देखा होगा कि वैन उनकी चलती है और वहां पर ध्यान रखना। अगर इस क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर FBY, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें इंग्लिश वाला नहीं है, प्रधानमंत्री PM फसल बीमा योजना। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें यहां पर पूछा है कि रबी की फसलों हेतु निर्धारित प्रीमियम कितना रखा जाता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से आप ध्यान रखना, एक तो होती है आपकी रबी की फसलें, एक होती है खरीफ की फसलें, एक होती है आपकी हॉर्टिकल्चर बाड़ी। तो ध्यान रखना दोस्तों, रबी की फसल में नुकसान कम होता है, ये याद रखना। तो रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम लिया जाता है किसान से, मतलब 1.5% राशि ही, जो प्रति हेक्टेयर जितना पैसा का जो बीमा होता है उसमें से केवल 1.5% जो राशि है वो किसान से ली जाती है। बाकी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी हिस्सा होता है। उसके बाद में 2% दोस्तों वो है आपके खरीफ की जो फसलें होती है उसके लिए 2% जो है प्रीमियम लिया जाता है, और 5% जो है आपकी हॉर्टिकल्चर की जो फसलें होती है उनके लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन B12 को साइनोकोबालमीन किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, साइलोकोबालमीन के नाम से जाना जाता है। जबकि थायमिन जो है आपकी कौन सी दोस्तों, विटामिन B1 को आपको थायमिन के नाम से जाना जाता है। जबकि टोकोफेरॉल, ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन ई जो होती है उसको टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर विटामिन के की बात करें तो उसको फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, रासायनिक नाम यहां से पूछे जा सकते हैं। आपसे B12 का पूछा है तो दोस्तों ध्यान रखना, साइनोकोबालमीन जो है विटामिन B12 का नाम होता है। 81 के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, कि वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय की दृष्टिकोण से किया जाता है, हायर प्लांट, मतलब उच्च पादप समुदाय को ध्यान में रख के ही मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एडेफोलॉजी जो मृदा विज्ञान की शाखा है उसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय की दृष्टिकोण से किया जाता है। अगर पेडोलॉजी की बात करें तो इसमें मृदा को क्या माना जाता है, प्राकृतिक पिंड माना जाता है। उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका वर्गीकरण है, उन चीजों का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। अगर पेट्रोलॉजी की बात करें तो जो चट्टाने हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पेट्रोलॉजी कहलाता है। वहीं पे अगर मृदा सूक्ष्म जैविकी की बात करें तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, जो मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनका जो अध्ययन है वो किया जाता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद में दोस्तों 82 क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं और उनको पता होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मृदा वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जब आपका सॉइल वाला जो चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक तरफ मैंने आपको वायुमंडल लिखाया था और एक तरफ दोस्तों मैंने लिखाया था मृदा वायु। दोस्तों ध्यान रखना, वायु में अगर अपन CO2 की बात करते हैं वायुमंडल में तो वो होती है 0.03%। कितनी होती है दोस्तों, 0.03%। लेकिन भैया अगर मृदा वायु की अगर बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों 0.25 से 0.3%, मतलब 8 से 10 गुना क्या होती है, अधिक होती है। मृदा वायु में CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना क्या होती है, अधिक होती है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा दोस्तों 0.25%। कितना आएगा दोस्तों, 0.25% आएगा दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितना गुना अधिक होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों 8 से 10 गुना क्या होती है, अधिक होती है। दोस्तों 83 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि मृदा में उपस्थित वालू, सिल्ट और क्ले तीनों चीज है, उनके सापेक्ष क्या पूछ रहा है, अनुपात है उनका, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले।
इस्कार्ड मतलब जो मृदा में उपस्थित बालू, सिल्ट और किले हैं उसके सापेक्षिक अनुपात को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, मृदा कणाकार। क्या बोलते हैं दोस्तों? मृदा कणाकार, जिसको सॉइल टेक्सचर क्या बोला जाता है दोस्तों? सॉइल टेक्सचर बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें मृदा संरचना की, तो मृदा संरचना होती है दोस्तों कि ये जो तीनों की तीनों चीजें होती है, बालू, सिल्ट और मृतिका, इनके आपस के जो व्यवस्थापन है, जुड़ने को, उसको बोलते हैं दोस्तों मृदा संरचना। वहीं पे दोस्तों अगर मृदा कणाकार वर्ग की बात करें, सॉइल टेक्सचर क्लासेस की बात करें, तो इन्हीं तीनों चीजों की अगर प्रतिशतता की बात करें कि भैया इसमें इतनी बालू है, इसमें इतनी किले है, इसमें इतना सिल्ट है, तो जो प्रतिशतता है उससे बोला जाता है दोस्तों मृदा कणाकार वर्ग। जबकि दोस्तों मृदा संरचना जो पोरिसिटी होती है वो क्या होती है? जो मृदा में दो तरह के भाग पाए जाते हैं, एक तो ठोस भाग और एक रंध्रप्राश। तो जो रंध्रप का जो ठोस भाग है उसके अलावा जो अतिरिक्त भाग है उसको क्या बोलते हैं? मृदा संरंध्रता बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 के किले मृदा की कण घनत्व मतलब जो पार्टिकल डेंसिटी है वो कितनी होती है दोस्तों? औसत कण घनत्व की बात करें तो 2.65 या फिर 2.66। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो कण घनत्व होता है, जितना कणों का आकार छोटा होगा उसका कण घनत्व का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा दोस्तों। तो यहां पर जो किले है उसका कणाकार बहुत छोटा है, तो ध्यान रखना दोस्तों इसका जो कण घनत्व का मान होता है वो होता है दोस्तों 2.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोस्तों इसकी यूनिट कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि कण घनत्व या फिर आपका स्थूल घनत्व या घनत्व की क्या इकाई होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उसके बाद में दोस्तों 84 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और दोस्तों अपन 85 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और वो है दोस्तों कि कौन सी मृदा संरचना जो है फसल उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों क्रमबी जो मृदा संरचना है उसको सबसे उपयुक्त मृदा संरचना माना जाता है। दोस्तों अगर क्रमबी नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तों ग्रेनुलर या दानेदार संरचना उपयुक्त होती है, लेकिन यहां पर क्रम भी है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना क्रम भी आपका आंसर आएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भूपपड़ी अर्धकृष्ट जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। हमारे जो डबल एआरओ का एग्जाम हुआ था, एआरओ का एग्जाम हुआ था, वहीं पे भी इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था और इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों। ओ सी अल फी काना के मग। तो ध्यान रखना नाम से क्लियर हो रहा है कि यहां तो केवल आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन जो है भूपपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग आपका 47%। ध्यान रखना दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद में दोस्तों एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन आपका सर्वाधिक पूछा है तो दोस्तों क्या आएगा? आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि चट्टानों के कठोरता का सही क्रम है। दोस्तों ध्यान रखना ये आपकी जो चट्टानें हैं उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कठोरता के आधार पर मतलब सबसे कठोर कौन सी है, उसके बाद में कठोर कौन सी है और सबसे कम कठोर कौन। ध्यान रखना दोस्तों क्वार्ट जो होती है सबसे कठोर चट्टान होती है। उसके बाद में मस्कोवाइट जो सफेद माइका होती है जिसको मस्कोवाइट बोलते हैं। उसके बाद में फेल्सपार, उसके बाद में काली माइका बायोटाइट बोला जाता है। उसके बाद में कैल्साइट जो है आसानी से विच्छेदित होने वाली आपकी चट्टान है। तो ध्यान रखना दोस्तों आपका डी आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक पदार्थ के द्वारा मृदा बनना क्या कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना ह्यूमिफिकेशन। क्या कहलाता है दोस्तों? ह्यूमिफिकेशन मतलब जो ह्यूमस की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है तो वो कार्बनिक पदार्थ के द्वारा मृदा बनती है, उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे दोस्तों अगर बात करें पेडोटर्वेशन, ध्यान रखना दोस्तों अगर मनुष्यों के पामों द्वारा, पशुओं के द्वारा अगर मृदा का निर्माण किया जाता है मिक्सर करके तो उसको बोलते हैं पेडोटर्वेशन बोलते हैं। पौधजलीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो मृदा की जो ऊपरी मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हैं जिसमें आपका क्या होता है कि मृदा की ऊपरी परतों में सिलिका वगैरह की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे अम्लीय मृदाओं का क्या होता है दोस्तों निर्माण होता है, उसे अपन बोलते हैं पौधजलीकरण बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में कार्बोनीकरण, CO2 की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, CO2 मिल जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका मिल जाता है तो उसे दोस्तों अपन बोलते हैं कार्बोनीकरण दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 89वां क्वेश्चन है वो है दोस्तों मृदा निर्माण के को प्रभावित करने वाले कारक को दो भागों में किसने बांटा। दोस्तों ये नहीं पूछा है कि ये दिया किसने। सबसे पहले तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक का जो एक फॉर्मूला है S बराबर FCl BrPt, FCl
पीटी। दोस्तों ये दिया था जेनी ने। किसने दिया था दोस्तों? जेनी ने दिया था। लेकिन इसके जो प्रभावित करने वाले कारक है कि सक्रिय कारक, असक्रिय कारक, उनमें बांटा किसने कि कौन सा सक्रिय असक्रिय है? तो ध्यान रखना वो बांटा था दोस्तों जॉफे ने बांटा था। किसने बांटा था दोस्तों? जॉफे ने बांटा था, जबकि जेनी ने ये क्या दी थी? सूत्र दिया था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असंगत को छांटना है। आपके जो कॉलॉइड है उनकी आपसे सीसी पूछी गई है, उसकी धनायन विनिमय क्षमता पूछी गई है। यहां से आपको यूनिट नहीं दी है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है सेंटीमोल प्रति किग्रा। क्या होती है दोस्तों? सेंटीमोल प्रति किग्रा होती है। तो दोस्तों इसमें असंगत को छांटना है कि ह्यूमस की जो सीसी होती है 100 से 300, बिल्कुल सही है दोस्तों। केओलिनाइट की 20 से 40 बिल्कुल गलत है दोस्तों। एलाइट और क्लोराइड जो होती है उसकी सीसी 20 से 40 होती है, जबकि केओलिनाइट की सीसी होती है 3 से 10 या 3 से 15 होती है दोस्तों। तो यहाँ पर केओलिनाइट असंगत है। मोंटमाइट की 60 से 100 बिल्कुल सही है। वर्मिकुलाइट की बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना असंगत है, आपका सही आंसर केओलिनाइट आएगा। जहां पर दे रखा है 20 से 40 वो आपका गलत है, तो सही आंसर आपका केओलिनाइट जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आयन विनिमय का महत्व क्या है? कि आयन विनिमय का जो आपने टॉपिक तो पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन उसका महत्व क्या है एग्रीकल्चर में? तो दोस्तों ध्यान रखना पोषक तत्व की उपलब्धता में भी महत्व है दोस्तों, मृदा सुधारने में भी महत्व है, उर्वरक के प्रयोग में। तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें डी आंसर आपका सही जाएगा। सभी में आयन विनिमय का क्या होता है? महत्व होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 92 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपको मैंने पीएच वगैरह पढ़ाया था, पीओएच पढ़ाया था, तो उसमें ये आपको मैंने सोल्व भी कराया था कि अगर किसी मृदा की जो अम्लता है, मतलब उसमें H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो 10 की घात -11 है, तो इसका पीओएच कितना होगा? अब यहां पर दोस्तों पीओएच का मान पूछ रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसका जो पीओएच का मान होगा वो होगा दोस्तों 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 3। लेकिन अगर वहां पर यहीं पे अगर आपसे पूछता क्षारता कितनी होगी, तो दोस्तों वहां पर क्षारता में जाता 10 की घात -4, लेकिन आपसे यहां से पीओएच पूछा है तो वो जाएगा दोस्तों 3। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों पोटैटो स्कैब। जो आलू का जो चर्म रोग होता है वो किस प्रकार की मृदाओं में नहीं होता? दोस्तों ये आपका जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अम्लीय मृदाओं में आलू उगाने से वहां पर चर्म रोग नहीं होता है। और ये रोग जो है हल्की क्षारीय मृदाओं में या फिर क्षारीय जो उदासीन मृदाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आप आलू को अम्लीय मृदाओं में उगा दोगे तो ये रोग बिल्कुल ही क्या होता है? गायब हो जाता है। दोस्तों 93 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 94 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और वो आपका क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉलॉइड में से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सिलिकेट के लिए की इकाइयों के मध्य पोटेशियम आयन पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस कॉलॉइड की जो संरचना होती है उसकी जो 2 इकाइयां होती है उनके बीच में क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। इस तरह से पोटेशियम पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना एलाइट जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रस माइका, उसकी जो इकाई है उनके मध्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रस माइका जो पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम उर्वरक बनाने के लिए आपका हाइड्रस माइका या एलाइट काम में लिया जाता है। अगर अपन बात करें क्लोराइड, तो ध्यान रखना दोस्तों क्लोराइड की इकाइयों के बीच में मैग्नीशियम की एक अतिरिक्त ब्रूसाइट परत पाई जाती है दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों अगले 95 क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, और वो है दोस्तों कि दलहनी फसलों हेतु सही एनपीके अनुपात है। मतलब जो फसलों को जो अनुपात दिया जाता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात है वो कितना रखा जाता है? दोस्तों ध्यान रखना दलहनी फसल है, नाइट्रोजन की इसको जरूरत नहीं है, तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम ली जाएगी, लेकिन फास्फोरस इसको चाहिए क्योंकि इसके जड़ों की वृद्धि के लिए फास्फोरस जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 1:2:1 अनुपात में नाइट्रोजन, 2 अनुपात में फास्फोरस और 1 अनुपात में क्या? पोटेशियम आपका दलहनी फसलों हेतु उपयुक्त अनुपात। अगर आपको अनाज वाले के लिए ये पूछे तो अनाज वाले के लिए 4:2:1 है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है निम्न में से उच्च विश्लेषक उर्वरक कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखना 2 तरह के उर्वरक मैंने आपको बताए थे कि एक तो होता है उच्च विश्लेषक हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, एक होता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। ऐसा उर्वरक जिसमें जो प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके उनकी प्रतिशत मात्रा अगर 25% से ज्यादा है तो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है, मतलब उच्च विश्लेषक। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा उर्वरक है जिसमें एनपीके में से किसी एक की मात्रा 25%। ध्यान रखना दोस्तों एमओपी जिसको केसीएल बोलते हैं, इसमें पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। तो दोस्तों एक अकेला मात्र इस ऑप्शन जो क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन है जिसमें 25% से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। उसके बाद में अगर यहां पर बात करें तो लगभग 16% फास्फोरस होती है, अमोनियम सल्फेट में लगभग 20.5% क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है। तो सही आंसर आपका रहेगा दोस्तों एमओपी। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से अम्लीय उर्वरक है। दोस्तों ये 12वीं की जो बोर्ड की एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से एक अम्लीय उर्वरक का नाम लिखो। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें यहां पर जो सर्वाधिक अम्लीय पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? सर्वाधिक अम्लीय। तो दोस्तों ध्यान रखना ये अम्लीय है सभी के सभी उर्वरक, लेकिन सबसे ज्यादा जो अम्लीय है ये अम्लीय आपका उर्वरक नहीं है, कम अम्लीय है।
मतलब नहीं है ये मानो आप तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय उर्वरक है वो है दोस्तों एनहाइड्रस अमोनिया। कौन सा है दोस्तों? एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें लगभग आपका 82% नाइट्रोजन पाई जाती है, एक प्रकार का द्रवित आपका नाइट्रोजन होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 98 क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957। हर एक उर्वरक पढ़ते हैं तो ये आपको इसकी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ती है और इसके आधार पर उसमें जो कंटेंट होते हैं उसको निर्धारित किया जाता है। और पूछा गया दोस्तों कि वायु रेट की मात्रा कितनी होती है अधिकतम, तो ध्यान रखना दोस्तों 1.5% वायु रेट की मात्रा अधिकतम होती है। इससे ज्यादा एफसीओ के अनुसार इसमें जो वायु रेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फसल के लिए नुकसानदायक, उसके अंकुरण को सब चीज को क्या कर देगी, खत्म कर देगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 99 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा अपना सफर थोड़ा बहुत और है दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी, जिस पर आजकल बहुत ही ज्यादा राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि एसएसपी यूज करो, एसएसपी यूज करो। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें सल्फर की मात्रा है वो है दोस्तों 12%। कितनी है दोस्तों? 12%। ध्यान रखना दोस्तों एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें तीनों प्रकार के द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। अगर इसमें कैल्शियम की बात करें तो वो होती है 21%, और अगर दोस्तों इसमें फास्फोरस की बात करें तो P2O5 की बात करें तो वो होता है 16% दोस्तों। तो ध्यान रखना एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें, ऐसा उर्वरक है जिसमें तीनों प्रकार के द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपसे पूछा है सल्फर की मात्रा, तो ध्यान रखना दोस्तों 12%। और कैल्शियम की मात्रा अगर याद नहीं है तो 12 को क्या कर देना है दोस्तों, उल्टा कर देना है, 21% इसमें क्या पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों फार्म यार्ड मैन्योर, जो गोबर की खाद होती है उसमें उसका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कितना होता है। जो FYM, पहली बात तो गोबर की खाद FYM हम उसी को कहेंगे जो पूर्ण रूप से जब उसका डिकम्पोजिशन हो चुका है गोबर का, तभी जाके उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, गोबर की खाद बोलेंगे। तो दोस्तों ऐसी गोबर की खाद जो पूर्ण रूप से सड़ गई है तो उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है दोस्तों 20 से 30 अनुपात 1 होता है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि एक अच्छी मृदा का, एक बिल्कुल आदर्श मृदा का कितना होता है, कृषि युक्त भूमि का कितना होता है, तो 10 से 12 अनुपात 1 होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें कि बिना सड़ी हुई गोबर की खाद कितना होता है गोबर का, तो होता है 100:1 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 101 क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं कि अमोनियम से नाइट्रेट में बदलने वाले जो जीवाणु है उसका नाम क्या है दोस्तों। ध्यान रखना मैंने आपको बताया था ये अमोनियम आयन है, सबसे पहले इसको नाइट्रोसोमोनास, इसको बदलेगा NO2-, किसमें बदलेगा, NO2- में, जिसको नाइट्राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, नाइट्राइट, इसमें बदल देगा। उसके बाद में नाइट्रोबैक्टर दोस्तों इसको किस में बदल देगा, NO3- में बदल देगा। तो ध्यान रखना ये दोस्तों दोनों के दोनों जीवाणु इसमें क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो यहां पर सी जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर जाने वाला है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक जिसका कृत्रिम रूप से क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों, विकसित नहीं किया जा सकता, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि इसका निर्माण में कृत्रिम रूप से कर लूं। दोस्तों ध्यान रखना बैम, वस्कुलर और वस्कुलर माइकोराइजा जो होता है दोस्तों उसका अपन कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मृदा की जो टेस्टिंग होती है, परीक्षण होता है, उसमें जो मृदा का जो नमूना होता है, सॉइल सैंपल होता है, उसके जो नमूने का वजन कितना रखा जाता है दोस्तों। आजकल जो बहुत ही ज्यादा जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो योजना चल रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। ध्यान रखना 500 ग्राम जो है मृदा ली जाती है मृदा जांच के लिए, मृदा परीक्षण के लिए। उसके बाद में दोस्तों 104 क्वेश्चन है वो है दोस्तों किस प्रकार के जल का मृदा अपरदन को किसान की मृत्यु कहा जाता है, मतलब किसान की डेथ कहा जाता है दोस्तों। वो तो ध्यान रखना जो परत अपरदन होता है जिसको सीट इरोजन, क्या बोला जाता है दोस्तों, सीट इरोजन, जिसमें किसान की पूरी जो उपजाऊ मृदा होती है वो पानी के साथ में बहकर चली जाती है और किसान को पता ही नहीं चलता है, उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसीलिए इस प्रकार के जो जल द्वारा मृदा अपरदन को किसान की डेथ या मृत्यु कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों असंगत को छांटो। क्या है दोस्तों, असंगत को छांटो। दोस्तों ध्यान रखना असंगत को छांटना है नैनो सिंचाई, मतलब सूक्ष्म जो सिंचाई है, ड्रिप, सबसे कम पानी,
ड्रिप में चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। नैनो हर्बिसाइड ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जिसकी कम से कम मात्रा ही काम में ली जाती है? मेट सल्फ्यूरन, बिल्कुल दोस्तों। चौड़े जो पत्ती वाले जो खरपतवार है उनको नियंत्रण करने के लिए मेट सल्फ्यूरन काम में लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में नैनो कीटनाशी ऑर्बिट 16, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल, उनमें केओलिनाइट खनिज नहीं पाया जाता दोस्तों। केओलिनाइट खनिज के लिए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी के आर देवता, क्या बताई थी दोस्तों? के आर देवता। के का मतलब केओलिनाइट और आर का मतलब लाल मृदा। तो जो केओलिनाइट जो है वो दोस्तों लाल मृदाओं में पाया जाता है, जबकि काली कपासी मृदाओं में मोंट मोलिलोनाइट पाया जाता है। तो दोस्तों गलत जो है, असंगत जो है वो है दोस्तों काली कपासी मृदा वाला जो है आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पीने योग्य जल में पारा मरकरी की मात्रा अधिक होने पर दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर पारा ज्यादा है, ऐसे पानी का सेवन करेंगे मिनी माटा रोग हो जाता है दोस्तों। अगर ब्लू बेबी की बात करें, 12वीं की बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया था ब्लू बेबी, तो नाइट्रेट युक्त अगर जल का अधिक सेवन करेंगे तो बच्चों में ब्लू बेबी रोग हो जाता है। इटाई की अगर अपन बात करें तो जो कैडमियम होता है, सीडी जो हैवी मेटल्स है, इसकी वजह से इटाई रोग हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगले 107वें क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों कि गलत को छांटना है, वही असंगत या गलत एक ही बात है दोस्तों। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पावर टिलर धान, बिल्कुल सही है दोस्तों। पावर टिलर जो है धान में यंत्र में काम में लिया जाता है दोस्तों। स्टार बीडर मूंगफली में बिल्कुल काम में लिया जाता है दोस्तों, स्टार बीडर यंत्र मूंगफली में काम में लिया जाता है। उसके बाद में डिस्क हैरो, ध्यान रखना दोस्तों, जिसमें प्लो आता है या फिर हल आता है वो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है ज्यादातर, और जिसमें हैरो आता है वो आपका द्वितीय भूपरिष्करण में आएगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपका एक बैल का कितने हॉर्स पावर जो है ऊर्जा निकालता है? तो दोस्तों ध्यान रखना 0.5। तो ये जो आपका असंगत है वो है दोस्तों एक बैल वाला, मतलब डी ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 108 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जब हम बीएससी करते थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता था कि अफीम की लेटेक्स फ्री दूध रहित किस्म कौन सी है जिसमें दूध नहीं निकलता है? तो वह दोस्तों सुजाता। कौन सी दोस्तों? सुजाता जो है। उसके बाद में दोस्तों 109 क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि निम्न में से गौण पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा पूछा है दोस्तों? गौण पोषक तत्व। ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको मैंने पोषक तत्व है अच्छी तरीके से आपको मैंने पढ़ाए थे। एक तो होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जिनको प्राथमिक पोषक तत्व बोला जाता है, एक होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिनको गौण पोषक तत्व बोला जाता है। प्राइमरी में एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आएगा, जबकि सीएमजीएस जो आएगा आपका द्वितीय या गौण पोषक तत्व में आएगा। तो देख लो सीएमजीएस में क्या है, इसमें से एन, तो एम का जो सही आंसर है वो आएगा दोस्तों मैग्नीशियम। अगर अपन बात करें मोलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्व है, कोबाल्ट की बात करें तो आपका लाभदायक पोषक तत्व है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी कॉबसीना, कॉबसीना तो सबसे पहले ही कोबाल्ट है। ऐसी नाइट्रोजन की बात करें तो आपका प्राथमिक पोषक तत्व है, गौण है आपका कौन सा? मैग्नीशियम। 110वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए और सब्सक्राइब करिए वैभव एग्रीकल्चर के डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की कमी का प्रमुख लक्षण है। दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसको हमेशा याद रखना कि आपको पता है कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से पत्तियां कैसी हो जाती है दोस्तों? पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों? पीली हो जाती है, येलोइंग हो जाती है। लेकिन यहां पर देखो दोस्तों, नई पत्तियों का पीलापन, पुरानी पत्तियों का पीलापन, कलिकाओं का पीलापन, पीली तो पड़ेंगी दोस्तों, लेकिन कौन सी पत्ती पड़ेंगी? तो दोस्तों ध्यान रखना एनपीके एमजीएमओ, एनपीके एमजीएमओ, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम मोलिब्डेनम, ये ऐसे पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण दोस्तों कहां पर पड़ते हैं? निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, या फिर जो पुरानी पत्ती होती है उन पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन की कमी की वजह से पत्ती पीली पड़ेगी, और वो कौन सी पत्ती पीली पड़ेगी? पुरानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें कि फास्फोरस का अवशोषण सर्वाधिक होता है, मतलब कितने पीएच पर फास्फोरस का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है? ध्यान रखना दोस्तों 6.5 पीएच पर फास्फोरस का सबसे ज्यादा अवशोषित किए जाने वाला रूप है वो है दोस्तों H2PO4 माइनस, और इसी पीएच पर फास्फोरस का सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है। जबकि अब 7.2 पीएच की अगर बात करें तो इसके H2PO4 व HPO4-2 दोनों रूप बराबर मात्रा में क्या किए जाते हैं? पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसमें सही आंसर जाएगा 6.5
5। उसके बाद में दोस्तों अगला पूछा गया है कि पर्णहरित के निर्माण में सहायक पोषक। दोस्तों यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो निर्माण में सहायक और एक मुख्य घटक या मुख्य अवयव। तो ध्यान रखना दोस्तों, पर्णहरित के निर्माण में सहायक है वो होते Fe और Mn, लोहा और मैग्नीज जो है निर्माण में सहायक होते हैं, जबकि मुख्य घटक की बात करें तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन पर्णहरित के मुख्य अवयव होते हैं। तो दोस्तों यहां से निर्माण में सहायक पूछा है तो आपका नाइट्रोजन जो है सही आंसर है। बहुत सारे कभी मैग्नीशियम कर रहे हैं, कभी नाइट्रोजन कर रहे हैं, तो आपका गलत आंसर होगा, सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर आपका मैग्नीज होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 113वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित करना है, मिलाना है, आपको वज्र गुणा करना है कि सही कौन सा है, उसके आधार पर आपको मैच करके आपको सही आंसर देना है। दोस्तों मैं नीचे वाले ऑप्शनों पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको वज्र गुणा करके बताऊंगा दोस्तों कि जिंक जो है उसका मुख्य स्रोत क्या है मृदा में। जिंक स्फेलराइट से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल इसका जो है बिल्कुल सामने वाला सही है। जिंक का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों स्फेलराइट होता है दोस्तों। निकल जो है मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सरप निकल गया, सरपेंटाइन, बिल्कुल सही है दोस्तों। कॉपर बोरॉन का मैंने आपको बताया था बीटी कपास, बीटी कपास, ट्रूमेलिन, इसका सही होगा। उसके बाद में कॉपर जो है उसका चालको पाइराइट। तो दोस्तों इसमें आएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो सी आंसर है, इसका सही आंसर जाएगा। दोस्तों एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपके लास्ट 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी की यहां पर जो लाइट की समस्या रहती है इसलिए अधूरा रह जाता है दोस्तों। उसके बाद में 154वां क्वेश्चन है वो है दोस्तों सुमेलित करना है, आपको मिलाना है, वही वज्र गुणा करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन एक आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये रोग पूछे गए हैं कि कौन सा रोग किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, आपको जो याद आता है उसको ध्यान रखना। मैग्नीज की कमी की वजह से गन्ना में फाइलाविलाइट हो जाता है दोस्तों। कैल्शियम की कमी की वजह से ध्यान रखना, इसको छोड़ो आप, ध्यान रखना मोलिब्डेनम की कमी की वजह से फूलगोभी में वेवटेल रोग हो जाता है। और बोरॉन की कमी की वजह से ध्यान रखना दोस्तों अंगूर में हैन एवं चिक रोग हो जाता है। जबकि कैल्शियम की कमी की वजह से टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट बेर रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 2 1 4 2 1 4 3, मतलब बी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करोगे तो 1 से 4 आपके क्वेश्चन सही होंगे। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों सुमेलित करना है, वही इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन है सुमेलित करना है कि जिंक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं कि जिंक जो है किसका मुख्य अवयव है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का, निकेल जो है यूरियज एंजाइम का जो यूरिया को तोड़ने का काम करता है, मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का मुख्य अवयव है। जबकि कॉपर की बात करते हैं तो प्लास्टोसाइनिन जो है उसका मुख्य अवयव होता है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना 2 1 3 और 4, 2 1 3 4 मतलब एज वाला जो ऑप्शन है वो आपका जो सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचाई जल की गुणवत्ता में से पूछा गया है कि पानी में अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RSC की कितनी मात्रा फसलों के एवं मृदाओं के लिए सुरक्षित मानी जाती है। अगर जल में 1.25 MEQ मिलीलैंग प्रति लीटर से कम अगर उसमें क्या है दोस्तों RSC की मात्रा है तो ऐसा जल सभी प्रकार की मृदाओं एवं फसलों हेतु उपयुक्त जल माना जाता है। सही आंसर आपका जाएगा सी। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और घुमा फिरा के इसमें आपको दिया है कि सोलन चौक मृदाएं होती है उनका सुधार कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोलन चौक मृदा है कौन सी बला। तो दोस्तों ध्यान रखना मैंने आपको बताया था लवणीय मृदा, लवणीय मृदा के आपको मैंने 2 नाम बताए थे, सोलन चौक मैंने बताया था और सफेद क्षारीय मृदा बताया था। तो ये लवणीय मृदाओं का सुधार ही पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या चूना डालते हैं लवणीय मृदाओं में? नहीं, केवल अम्लीय में डालते हैं। पायराइट डालते हैं, केवल क्षारीय में डालते हैं। जिप्सम डालते हैं, क्षारीय में डालते हैं। इनमें से कोई नहीं वाला आंसर सही होगा, मतलब इनमें से कोई सा भी सोलन चौक मतलब लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में नहीं लेते। उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मृदा इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना 2015 को, किसको दोस्तों 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर दोस्तों मिलेट वर्ष इस बार ही घोषित किया गया है 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों करंट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करना है जल्दी जल्दी से। फास्फोरस अप्रत्यक्ष रूप से रंध्रों को बंद करता है, बिल्कुल सही है।
और जिंक जो है धान में खैरा रोग करता है, सल्फर से चाय का पीलापन हो जाता है, पोटेशियम की पौधों में छुपी हुई भूख हिडन हंगर पाई जाती है, मतलब कमी के लक्षण जल्दी से नहीं दिखाता है। तो इसका जो सही है वो 1 4 2 ये आपका सही आंसर है जो सी जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक, गलत, पहला ही ऑप्शन करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, JW लीथर, जिसने भारत का पहला उर्वरक SSP का निर्माण किया था, उसको भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए डोकुचेप बिल्कुल सही है, डोकुचेप पूरी मृदा विज्ञान के जनक है। और डिब्बाबंदी जिसको संबंधित है निकोलस अपार्ट, जिसको अपार्टिंग जिंक के नाम से जाना था, बिल्कुल सही है। टीलेज जेंथ्रोटूल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। माइकोलॉजी एंटीबेरी से संबंधित है। इसमें असंगत जो है वो है दोस्तों भारतीय मृदा विज्ञान डोकुचेप, इसमें आना चाहिए था JW। दोस्तों हमने एक एक करके सभी प्रश्न थे, महत्वपूर्ण MCQs थे, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज गंगापुर सिटी के यूट्यूब चैनल भैरव एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें।